3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। पहली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लगी मुहर। प्रधानमंत्री ने बताया ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने का बड़ा कदम। मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का हुआ बंटवारा। अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री, संजय सेठ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ा। कांग्रेस कोटे से नए मंत्री की हो सकती है ताजपोशी। और रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आज। योजनाओं की प्रगति और विभागों के कामकाज का जानेंगे हाल। कल भी होगी बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। देश भर के 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पीएम आवास योजना का अब लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला लिया है। भारत सरकार वर्ष 2015-16 से इस योजना को क्रियान्वित कर रही है ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को करोड़ों देशवासियों के गरिमापूर्ण जीवन और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम बताया है। ये जीवन की सुगमता और सम्मान को बढ़ावा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना का और विस्तार करने और 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घर बनाने का फैसला किया है। यह निर्णय हमारे देश की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि प्रत्येक नागरिक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन जी सके। पीएमएवाई का विस्तार समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार में शामिल किए गए मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है। कई मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालयों में बरकरार रखा गया है, जबकि कुछ मंत्रालय के नए मंत्री भी बनाए गए हैं। नई सरकार में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय फिर से है और डॉक्टर एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय पहले की तरह ही बना रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। वहीं एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और जितिन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार मिला है। नई सरकार में 30 केंद्रीय मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अधिकांश मंत्री आज ही अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लेंगे। केंद्र में गठित नई सरकार के कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है।
आज कुछ और मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, साथ ही जन जन के जीवन में बदलाव आया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि जनता की सेवा की भावना के साथ वे काम करेंगे। उन्होंने रेल मंत्री का भी कार्यभार संभाल लिया। मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। इधर दूसरी बार विदेश मंत्री बनाए गए डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पदभार ग्रहण किया। This ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी आज पदभार संभाल लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री की मुहिम एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील की। आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। नई सरकार में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है। उन्होंने इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा केंद्र नेतृत्व का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न संचालित योजनाओं को और गति देंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। झारखंड जैसे राज्यों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई सरकार में रांची के सांसद संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री सेठ ने आज रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी औपचारिक मुलाकात की। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में वे जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे। केंद्र कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक के बाद कहा कि कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास को लेकर रोड मैप बनाया गया है और इस पर आगे काम होगा। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है।
और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण की किश्त जारी कर दी गई है। हस्तांतरण की किश्त जारी कर दी गई। इसे मिलाकर के मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,000 करोड़ रुपए राज्यों को हस्तांतरित किए जा सके। राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स डिवोल्यूशन का प्रावधान किया गया था। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम ने आखिरकार अपने मंत्री पद और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भेजा है। विधायक दल के नेता का इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेषित किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रांची में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर इस्तीफा का भी भारी दबाव था। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कुछ दिन पहले उनसे सारे विभाग भी वापस लेकर अपने पास रख लिए थे। इधर कांग्रेस कोटे से नए मंत्री बनाए जाने को लेकर अटकलों का बाजार भी अब गर्म हो गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस पर आलाकमान ही अंतिम निर्णय लेगा। शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगी और कार्य समिति की बैठक भी थी दिल्ली में, विस्तारित कार्य समिति की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम चीज़ों पर कार्य समिति की बैठक के बाद आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी से तमाम पहलुओं पर बात होगी और शीर्ष नेतृत्व किसी नाम पर फैसला लेगा। जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राज्य में विकास गतिविधियों को लेकर काफी संजीदा दिख रहे हैं। इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के पास आचार संहिता लगने से पहले 4 से 5 महीने का समय बचा है। सरकार की ये कोशिश है कि तेज गति से योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस सिलसिले में आज और कल रांची में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे विभागों के कामकाज और योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर महानगर कार्यकर्ता विकास वर्ग के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित किया और विविध समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने देश में जारी विकास गतिविधियों पर संतोष जताया और स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन भी किया। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन देश दुनिया के लोग उत्सुकता से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि इस वर्ष स्वयं एवं समाज के लिए योग थीम पर इस खास दिवस का आयोजन होगा। इधर देश के विभिन्न हिस्सों में अभी से ही योग से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुधैव कुटुंबकम थी, इस वर्ष ये है। तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस पर हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का उत्सव मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने योग पर एक वीडियो भी साझा किया है। अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार राज्य भर में कल से नदियों से बालू उठाव और खनन पर रोक लगा दी गई है। निर्देश के आलोक में गिरिडीह में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर बालू के अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में टास्क फोर्स को सभी तरह के आर्थिक अपराध पर सख्ती से रोक लगाने की हिदायत दी गई है। परिचालन हो रहा है, उस पर हम लोग टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी किया जाए और ऐसे 22 गाड़ियों को जब्त किया गया है और डीटीओ और माइनिंग के तरफ से सभी गाड़ियों को जब डिटेन किया गया तो उसकी समीक्षा की जा रही है और उस पर नियमानुसार जुर्माना और फाइन दोनों माइनिंग की तरफ से और ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये इसकी प्रक्रिया की जा रही है। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या का हल निकालने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक हुई। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद थे। मौके पर ग्रामीणों ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। अधिकारियों ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से प्रदूषण नियंत्रण पर काम होगा। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 2 महीने में टीम बनाई, जिसमें बहुत जो कंपनीज की तरफ से भी हमें सहकार्य मिला। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
गुमला उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा कर लंबित कार्यों को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया। धनबाद पुलिस लाइन में पुलिस पदाधिकारियों को एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग फॉर्म ARF का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक और IRAD प्रबंधक ने पुलिस पदाधिकारियों को एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग फॉर्म के संबंध में अहम जानकारी दी। रांची सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। श्री मुंडा ने श्री सेठ को मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी और अभिनंदन किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल, अमित मंडल और बिरंची नारायण भी मौजूद थे। गांडे विधायक सह झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने रांची में पार्टी पदाधिकारियों और सरकार में शामिल झामुमो कोटे के मंत्रियों संग बैठक की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर मंथन हुआ। गांडे से आए लोगों का अभिवादन भी हुआ। गुमला जिले के घाघरा में कल एक भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो समेत कई राजनेताओं ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बोकारो समाहरणालय परिसर से विज्ञान प्रदर्शनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये विज्ञान प्रदर्शनी वाहन जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। चाईबासा परिसदन सभागार में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बच्चों के अधिकार और कानून के अनुपालन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा और चर्चा की गई। मौके पर संबंध विभाग के अधिकारियों और NGO के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रांची में पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अपहरण कांड का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए अगवा प्लाईवुड व्यवसायी को सकुशल छुड़ा लिया। इस मामले में संलिप्त महिला सहित 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद समीर उरांव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार देश भर के किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड सचिवालय भवन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांडर विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को साझा किया। सीएम ने जल्द कार्रवाई और समाधान का आश्वासन भी दिया। सरायकेला खरसावां सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ और मरीजों के हित में कई निर्णय लिए गए। वो पहले भी 55 रुपये है और आज भी 55 रुपये ही रहेंगे। जो डिजिटल एक्सरे है वो वर्तमान में फ्री में है, वो आगे से चार्जेबल होगी, उसकी चार्ज लगेगी, लेकिन उसमें टीबी के रोगी को नहीं लगेगा, जो BPL है उनको भी नहीं लगेगा, ये और जो हमारे अस्पताल में अगर कोई भर्ती है उनको भी नहीं लगेगा। इसके अलावे में जो बचते हैं उन्हीं को ये चार्ज लगेगा। डिजिटल एक्सरे के लिए 100 रुपये फिक्स किया गया। और अब बात करते हैं मौसम की। राज्य के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर कई क्षेत्रों में हीट वेव की आशंका जताई है। आगामी 14 जून तक हीट वेव की तीव्रता बनी रह सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। राज्य के सभी जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा चल रहा है। रांची और पलामू में भी लू के हालात अभी बने रहेंगे। भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई तरह की शारीरिक समस्याओं का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। शीतल पेय पदार्थों की ओर लोगों का रुझान बढ़ गया है। मिट्टी के घरों की डिमांड भी आजकल बढ़ गई है। झारखंड हीट वेव की चपेट में है। बेतहाशा गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गले सूख रहे हैं, जिसे तर करने के लिए लोग विभिन्न पेय पदार्थों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, जीवन रक्षा के लिए खूब सारा शीतल जल का भी सेवन कर रहे हैं। इधर गर्मी के कारण पानी के बोतल और पॉट भी गर्म हो जा रहे हैं, तो फ्रिज का पानी लोगों की तबीयत बिगाड़ रहा है।
लिहाजा मिट्टी के घड़े और सुराही ही लोगों को रास आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी सोंधा और शीतल तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी सर्वथा अनुकूल है। रांची में बहुत गर्मी है। रांची में गर्मी के कारण ठंडा में भी बहुत ठंडा रखता पानी, ये भी, और फ्रिज के कारण पीते नहीं। फ्रिज हम लोग गला खराब हो जाता है फ्रिज का पानी पीने से। बढ़िया है, ये ठंडा भी रखता है, पानी पूरा ठंडा रखता है, ये अच्छा चीज़ है। फ्रिज का पानी भी ठीक है, लेकिन बट इसमें थोड़ा अलग ही टेस्ट होता है। शहरियों का मानना है कि कम से कम रांची शहर में तो उन्होंने ऐसी झुलसने वाली गर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। लोग यह भी स्वीकारते हैं कि मानव जनित गलतियां यानी प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। इससे पहले ऐसा गर्मी कभी नहीं पड़ा है। ये अब क्लाइमेट चेंज का नतीजा अब ह्यूमन को तो भुगतना पड़ेगा ही। बहरहाल हर एक आपदा कुछ अवसर भी लेकर आता है। घड़ों की बिक्री बढ़ गई है, लिहाजा कुम्हारों और घड़े का व्यापार करने वाले की चांदी हो गई है। सुगनी देवी 40 से अधिक वर्षों से मिट्टी के बर्तनों का व्यापार कर रही हैं। वह लोकल कारीगरों के बने घड़ों के अलावा दूसरे कई प्रदेशों से भी रंगीन नक्काशी वाले खूबसूरत घड़े मंगाती हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए घड़ों में जहां नलके लगे हैं, तो घड़ों को रखने के लिए स्टैंड भी मौजूद है। सुगनी बताती हैं कि इस साल घड़ों की जितनी डिमांड है शायद पहले कभी नहीं थी। वो तो बहुत ज्यादा घड़ा बिका है, इससे पानी पीने से प्यास बुझाया था। एक समय था जब अनाज और पानी रखने के लिए भोजन बनाने तक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। मौजूदा नेचर में हो रहे बदलाव हमें फिर से उन दिनों में लौटने की सलाह देते हैं। तब फ्रिज के पानी से गला भी खराब नहीं होगा और शिल्पकारों के हाथ भी तेज चलेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रांची। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। 11 जून साल 1897 को रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल के साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर साल 1927 में उन्हें इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर।